हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है 17 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम अब तक लाते रहें। आज द हिंदू के 2 एडिटोरियल आर्टिकल को कवर किया जाएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा फ्यूल टू द फायर, और दूसरे आर्टिकल में हम बात करेंगे फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। चलिए वन बाय वन दोनों ही आर्टिकल के क्रक्स को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम। लिज ट्रस सीम्स टू हैव गटेड टोरी फॉर्च्यून विथ हर रॉन्ग प्रायोरिटीज। लिज ट्रस ने अपनी गलत प्राथमिकताओं के साथ टोरी भाग्य को बर्बाद कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक बात को क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंगित कीजिएगा। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से अभी वर्तमान यूके प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस लगातार अपने जो आर्थिक नीतियां हैं उनकी वजह से ये चर्चा का विषय बन रही हैं। जिस तरह के से ये आर्थिक नीतियों पर एक के बाद एक बढ़ रही हैं, और अभी बोरिस जॉनसन के बाद जो इंग्लैंड में इनको लेकर काफ़ी होप थी, और इन्होंने काफ़ी होप भी दिखाई थी पार्टी के अंदर भी कि ये वापस जब अगर इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है बोरिस जॉनसन के बाद फिर से, तो यूके के भाग्य को ये परिवर्तित कर देंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पर विशेष तौर पर इन्होंने बात किया था, कई सारे सुनहरे वादे भी किए थे कि ये जो यूके की जो इकॉनमी है उसको और बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएंगे, काफ़ी मजबूत कर देंगी। पर इसके बिल्कुल ही विपरीत चीज़ें घटती हुई दिखाई दे रही हैं, और जो यूके की इकॉनमी है वो काफ़ी बुरी हालात में जाती हुई दिख रही है। वैश्विक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से युद्ध की वजह से पूरी दुनिया एक आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है, यूके भी उससे कोई भी अपवाद सिद्ध नहीं हो रहा है। किंतु प्रधानमंत्री लिज ट्रुस की जो आर्थिक नीतियां हैं वो भी उतनी ही जिम्मेदार इन जो यूके की इकोनॉमिक लगातार स्थितियां खराब हो रही है उसके लिए भी इनकी पॉलिसी भी जिम्मेदार है। अब आगे जिस तरीके से बात हो रही है कि लगातार एक फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी की बात हो रही है, अपनी बात से जो भी पॉलिसी लाया जा रहा है उसको यू टर्न ले लिया जा रहा है, कोई भी एक दूरदृष्टि इनके नेतृत्व में दिख नहीं रही है जब इकोनॉमिक फ्रंट पर बात हो रही है। चाहे जब एनर्जी प्राइसेस, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से लगातार जो एनर्जी क्राइसिस का सामना दुनिया कर रहा है, और जैसे जैसे सर्दियां नज़दीक आ रही हैं उस वैसे ही जो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पर एनर्जी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में लिज ट्रुस द्वारा ये वादा भी किया गया था कि एक ये एनर्जी बिल भी लाएंगे जहाँ पर आम जो नागरिक है उसके लिए कुछ सरकार की तरफ से एनर्जी प्राइस में छूट मिलेगा, अथवा सरकार की तरफ से उसमें मदद दी जाएगी। हालांकि आर्थिक तौर पर ये सारी नीतियां और ज़्यादा जिम्मेदार ठहराई जा रही हैं, जिस तरीके से लगातार जो यूके की इकॉनमी है उसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि सेंट्रल बैंक है जैसे हमारा आरबीआई है उसको हस्तक्षेप करना पड़ा, और 65 बिलियन जो पाउंड है उसका इमरजेंसी बॉन्ड बाइंग बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा करना पड़ा कि जो गिल्ट है यूके की वो उसकी जो साख है और ज़्यादा न गिरने पाए, और साथ साथ में जो सरकार जो बोरोइंग करेगी उसमें भी इन जो भी स्थितियां और ज़्यादा विपरीत हो जाएं उससे बचाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड हस्तक्षेप कर देता है। अब जिस तरीके से सारी स्थितियों का जो जड़ जा रहा है वो बात हो रही, लगातार जैसे टैक्स कट किए गए थे यूके में, इन्होंने वादा किया था कि जब ये सत्ता में यदि आएंगी तो जो हायर इनकम ग्रुप है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एटसेट्रा, उनमें ये टैक्स कट करेंगी, जो कि माना जा रहा है कि अब लगभग जो भी 1.5 लाख पाउंड अथवा इससे ऊपर जिनकी वार्षिक आय होगी उनका ये इनकम टैक्स
को रिड्यूस कर देंगी और लगभग लगभग 45% जो टॉप रेट जो इनकम टैक्स था उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। जिम्मेदारी लिज ट्रुस सरकार और जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर रहते हैं ख्वासी क्वारतेंग जी, इन दोनों पर इसकी जिम्मेदारी जाती है। किंतु अब देखने को पड़ जाता है कि अब इससे जिस और साथ में एक और दूसरा फैसला भी इनके द्वारा लिया जाता है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो 19% से 25% बढ़ाया गया था, इसको ये वापस ले लेती हैं कि वापस कॉर्पोरेट टैक्स में भी कटौती कर देंगे, वापस 19% पर भी आ जाएगा। अब अतिरिक्त 45 बिलियन पाउंड इसका भार जो सरकारी फिनांसेस होते हैं उस पर आ जाता है। और अब ऐसे में लगातार जिस तरीके से पाउंड अप्रत्याशित रूप से उसकी वैल्यू में गिरावट हो रही है, जो मॉर्टगेज मार्केट है वहाँ पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और अब जैसे महंगाई दर है वो डरा रहा है, आने वाले समय में स्थितियां और ज़्यादा गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। और इन सब की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं जो ट्रुस सरकार है उसके रवैये पर भी थोपा जा रहा है। जिस तरीके से उसने अपनी गलतियों के साथ, अपनी प्राथमिकताओं के साथ, विशेष तौर पर जब आर्थिक नीतियों की बात कही जा रही है, उससे पूरे एक जो फॉर्च्यून था, भाग्य था, उसको बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल में बात होगी फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे न छोड़ें के लिए एक अनुस्मारक के रूप में खाद्य दिवस। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर कल इसको मनाया गया था। और अब इसी के इर्द गिर्द ये पूरा आर्टिकल घूम रहा है कि वर्ल्ड फूड डे को ध्यान में रखते हुए हमको वैश्विक खाद्य जो श्रृंखला होती है किस तरीके से उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, भारत का क्या रोल हो सकता है और भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। इंडिया कैन लीड द ग्लोबल डिस्कोर्स ऑन इनेबलिंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। भारत खाद्य और पोषण सुरक्षा को सक्षम बनाने पर वैश्विक विमर्श का नेतृत्व कर सकता है। आर्टिकल में बात हो रही है अभी जिस तरीके से वैश्विक तौर पर एक फूड क्राइसिस, कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस का जो विवाद है उससे बहुत सारे क्राइसिस दुनिया झेल रही है, उसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण फूड क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। ये नवीनतम जिम्मेदारी यूक्रेन युद्ध को दिया जा रहा है। हालांकि इससे पहले सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कोविड-19 जो पेंडेमिक होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा लगातार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे जो दुनिया भर में जो खाद्यान्न उपलब्धता है वो प्रभावित हो रही है। और ऐसे में जो महंगाई है, खाद्य जो तत्व होते हैं उनकी लगातार बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है। और आज की बात कही जाए तो दुनिया भर में लगभग 828 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को पर्याप्त नहीं है और 50 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का शिकार हैं। आगे बात हो रही है हंगर हॉट स्पॉट्स आउटलुक 2022-23 जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FOA जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है उसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। और साथ में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इन दोनों संस्था FOA और WFP दोनों मिलकर तैयार करते हैं हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक 2022-23। अब इसके द्वारा आकलन ये किया जा रहा है कि जो भुखमरी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और लगभग 205 मिलियन जो लोग हैं 45 देशों से, उनको तत्कालीन त्वरित रूप से सहायता है कि उन तक खाद्यान्न की उपलब्धता की जाए। और जैसा कि विश्व खाद्य दिवस है और ऐसे में इसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना होगा क्योंकि एक काफ़ी गंभीर समस्या है जो कि आगे उठ रही है। और जिस तरीके से जो हंगर को इंड करने की बात होती है, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम प्रोग्राम की बात करते हैं 2030 तक जिसका लक्ष्य है कि दुनिया से भुखमरी को समाप्त करना, वो तभी संभव होगा जब सामूहिक प्रयास हो जिससे लगातार जो एग्री फूड सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जाए, जो उत्पादकता है उसको सुधारा जाए, न्यूट्रिशन को और बेहतर बनाया जाए और साथ साथ में जो एनवायरनमेंट है और बेटर लाइफ का प्रयास किया जाए। भारत की आगे बात कही जा रही है कि जिस तरीके से भारत दुनिया भर में एक लीडिंग
एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर के रूप में उभर रहा है। 2021-22 में रिकॉर्ड 49.6 बिलियन डॉलर का हमने एग्री प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया था, निर्यात किया था, जो कि 2020-21 पिछले साल के मुकाबले में 20% का जंप है। और अब चूंकि इस साल की बात कही जाए तो मौसम की मार झेल रहा है भारत में, जो गेहूं और धान की फसल इससे प्रभावित अगले साल में होती हुई नजर आएगी। और अब 2030 तक में भारत की जो जनसंख्या है वो भी तकरीबन 1.5 बिलियन के आसपास होने का अनुमान है। और ऐसे में सीधे तौर पर सबसे ज़्यादा भार देखने को मिलेगा हमारे जो खाद्यान्न है उस पे, एग्री फूड सिस्टम पर। और ज़रूरत है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं बढ़ती हुई जनसंख्या की, इसको संभालने के लिए हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। आगे अब ये भी बात कही जा रही है कि लगातार जो हमारा एग्री सेक्टर है उसको और ज़्यादा समावेशी करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इसको इफ़ेक्टिव और ज़्यादा इंक्लूसिव, और इन सब के साथ में किस तरीके से जो प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, और ये सब कुछ सस्टेनेबल तरीके से हो, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन हो उन तक भी हम बेहतर भविष्य को दे सके। ऐसे में विश्व खाद्य दिवस एक अनुस्मारक के रूप में उभरता है कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सभी को साथ में लेके चलना है। बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है, और अब सभी राष्ट्रों को मिलकर काम करना होगा। जो खाद्यान्न की उपलब्धता है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, और साथ साथ में जो जनसंख्या है उसमें जो न्यूट्रिशन को किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, न्यूट्रिशन फूड जो होते हैं उनको, सस्ते न्यूट्रिशन के विकल्प को और मास लेवल पर किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। खास तौर पर बात हो रही जो वल्नरेबल कम्युनिटी की जब बात आती है, और ऐसे में भारत का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और जिसके तहत में जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और पीएम पोषण स्कीम, जो कि पहले मिड डे मील के नाम पर जाना जाता था, आईसीडीएस है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, इन सब से अब ये देखा गया कि भारत में लगातार जो फूड सेफ्टी नेट है वो और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। और अगर बात कही जाए इनकी पहुंच की, तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक भारत में सुनिश्चित तौर पर फूड सेफ्टी नेट को प्रोवाइड किया जा रहा है। सरकार लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रही है किस तरीके से जो नीतियां हैं उनमें और ज़्यादा सुधार किया जा सके, और उसमें जैसे कि जो राइस फोर्टिफिकेशन है, साथ साथ में बेटर हेल्थ, बेटर सैनिटेशन का ध्यान रखते हुए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाकर खाद्यान्न सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। इसमें बात आगे हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक पेपर जारी करता है जिसका नाम होता है पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया। अब इसमें बात होती है कि भारत में पैंडेमिक ईयर के दौरान 2020 की बात हो रही है, जो गंभीर तौर पर जब गरीबी है उसको 1% से नीचे रखने में भारत कामयाब रहता है। ये बात सामान्य वर्ष की नहीं हो रही, ये बात हो रही 2020 की, जो कि पैंडेमिक ईयर होता है। और इसका जो श्रेय है वो भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनको जाता है, विशेष तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको दिया जाता है। और ऐसे में भारत जो G20 की प्रेसिडेंसी भी करेगा, भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि पूरी दुनिया की निगाह में जो खाद्यान्न संकट है इसको और ज़्यादा मजबूती से लाया जा सके, और अपने रोल को भारत एक उदाहरण के तौर पर भी पेश कर सकता है कि दुनिया भी जो गरीब जनसंख्या है हर देश की, उन तक जो फूड सेफ्टी नेट है उसको और ज़्यादा मजबूत कैसे बना सके। अब आगे ये भी बात हो रही है कि जब खाद्यान्न सेक्टर की जब बात होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात होती है, तो जो न्यूट्रिशन है और जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है, सिर्फ और सिर्फ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे ही इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि जो लगातार इन्वायरमेंट में भी बदलाव हो रहे हैं, जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है, जो
उत्पादकता जो भूमि है उसकी लगातार उसमें गिरावट हो रहा है, और लगातार जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है उसका ज़रूरत से ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है, पानी का भी कई बार काफ़ी नॉन जुडिशियस इस्तेमाल होने लग जाता है, और इन सब से क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो भी बाधित होता है, साथ साथ में जो न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ जो क्रॉप होता है उसमें भी गिरावट दर्ज की जाती है। और ऐसे में अब ज़रूरत क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप्स, इनको और ज़्यादा प्रोत्साहन देने की है। और ऐसे में जो सबसे प्रमुख फसल के रूप में उभर के आता है बाजरा। और बाजरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में भी भारत ने अपील किया था कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, अंतरराष्ट्रीय वर्ष बाजरा हेतु घोषित कर दिया जाए, जिससे कि दुनिया में इस फसल की तरफ सबका ध्यान और ज़्यादा आकर्षित हो। क्योंकि बाजरा की विशेष तौर पर बात करते हैं, पहली बात भारत ने इसलिए भी इसको कहा था क्योंकि भारत दुनिया में बाजरा का लीडिंग प्रोड्यूसर भी है। दुनिया भर में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 41% 2020 की बात कही जाए तो अकेले भारत ने प्रोड्यूस किया था। और इन सब के अलावा बाजरा जो फसल होती है, विशेष तौर पर जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो ऐसे में बाजरा वरदान साबित हो जाता है। क्योंकि पहली बात, इससे बायोडाइवर्सिटी में भी इंक्रीज होता है। बाजरा की जब फसल लगती है तो जो भूमि होती है उसकी भी जो उर्वरक क्षमता होती है, भूमि वापस उसको पाने लग जाती है। और जो छोटे किसान होते हैं, लघु किसान होते हैं, लघु कृषक होते हैं, उनके लिए वरदान साबित हो जाता है। खास तौर पर जब ग्रामीण महिलाओं की भी बात कही जाए तो वहाँ पर भी बाजरा जैसी फसल एक वरदान साबित हो जाती है। और इसमें अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय फंड जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इफर्ट्स, IFADs, इसका जो तेजस्विनी प्रोग्राम चलता है मध्य प्रदेश में, ये शो करता है कि जब बाजरा की जब खेती होती है तो उससे जो इनकम लेवल है उसमें 10 गुने तक का अंतर देखने को मिलता है। इसके लिए आंकड़े भी दिखाए गए हैं। 2013-14 में जो 1800 प्रति वर्ष प्रति माह जो इनकम थी, वो 2020-21 में लगभग 16,277 रुपये हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो खाद्यान्न जो सुरक्षा भी बढ़ जाता है। और क्योंकि जो बाजरा है, इस फसल पर मौसम की मार ज़्यादा नहीं पड़ती है। अब आगे ये बात कही जा रही है कि बेहतर जीवन के लिए जिस तरीके से सभी को प्रयास करना होगा, जो वैश्विक खाद्यान्न है इसकी उपलब्धता सुलभता को बढ़ाने के लिए भी ध्यान देना होगा, जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कही जा रही है इस पर सबका ध्यान देना होगा, और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर के लिए सोशल प्रोटेक्शन नेटवर्क होता है, विशेष तौर पर जो फूड सिक्योरिटी नेट की बात कही जाती है, इसको बढ़ाना होगा। और अब ऐसे में बाजरा जैसी फसल निश्चित तौर पर वरदान साबित होती है। इन सब के साथ में जो कंज्यूमर हैं उनको और ज़्यादा सेंसिटाइजेशन करना होगा, उनको उनमें अवेयरनेस लेवल और ज़्यादा बढ़ाना होगा। और जो वैश्विक तौर पर, चाहे वैश्विक की बात हो, घरेलू की बात हो, जो सप्लाई चेन होता है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा, पारदर्शिता को बढ़ाना होगा, और साथ साथ में जो कृषि है इसको और ज़्यादा उन्नत करने की आवश्यकता आ जाएगी। और जो पूरा फूड सिस्टम की जब बात होती है उसको और ज़्यादा इक्विटेबल बनाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा समतावादी बनाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इसको सशक्त करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा समावेशित करने की भी आवश्यकता है। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।